इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 12। पीहू की आंखों में अब भी वही आत्मविश्वास था, लेकिन मन के किसी कोने में गुस्सा धधक रहा था। नेत्राजी की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। तुम कुछ ज्यादा ही खुद को अहमियत देने लगी हो। पीहू ने एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और शौर्य के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शौर्य आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें बेचैनी जता रही थी। इतनी देर से कहाँ थी? शौर्य ने हल्की झुंझलाहट के साथ पूछा। पीहू ने मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ी सफाई दे रही थी। शौर्य ने भौहें चढ़ाई। किस चीज की सफाई? पीहू ने लापरवाही से कहा। कुछ जाले थे जिन्हें साफ करना जरूरी था। शौर्य को पीहू की बातों में छिपापन समझ नहीं आया, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। अगले दिन नाश्ते की मेज पर नेत्राजी हमेशा की तरह नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीहू उनकी बारीकी से हर हरकत को पढ़ रही थी। शौर्य, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नेत्राजी ने मीठे लहजे में पूछा। शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। पीहू ने कप में चम्मच चलाते हुए कहा, हाँ थकान तो होगी ही। जब अपने ही लोग जहर देने की कोशिश करें तो शरीर पर तो असर पड़ता ही है ना? टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। नेत्राजी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। पीहू, तुम कहना क्या चाह रही हो? उन्होंने शांति से पूछा। पीहू ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि कुछ लोग अपनों के खिलाफ साजिश रचने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन अफसोस उनका हर दांव उल्टा पड़ जाता है। शौर्य ने दोनों को देखा, फिर शक भरी नजरों से नेत्राजी की ओर देखा। आप कुछ कहना चाहेंगी? तभी विक्रम सिंघानिया ने एक गहरी नज़र से सबकी ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, अब बहुत हो गया। ये घर किसी खेल का मैदान नहीं जहाँ हर कोई अपनी चालें चले। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। शौर्य की तबीयत खराब होने के पीछे क्या सच में कोई साजिश थी? टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। नेत्राजी ने खुद को शांत रखते हुए कहा, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं विक्रम? मैं शौर्य की माँ हूँ, भला मैं उस पर कोई साजिश क्यों करूँगी? पीहू ने आगे झुकते हुए ठंडे लहजे में कहा, यह सवाल अब आपसे नहीं आपकी नीयत से पूछा जा रहा है नेत्राजी, और नीयत कभी शब्दों से नहीं हरकतों से दिखती है। शौर्य के माथे पर हल्की शिकन उभर आई थी। उसने एक बार नेत्राजी को देखा, फिर पीहू को। पीहू, साफ साफ कहो, तुम क्या साबित करना चाहती हो? शौर्य ने कड़े लहजे में कहा। पीहू ने विक्रम सिंघानिया की ओर देखा और फिर शौर्य से कहा, जब मैंने हलवा बनाया था तो नेत्राजी ने खुद कहा था कि इसमें पिस्ता डालना मत भूलना। शौर्य को बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हें नट से एलर्जी है। अब बताओ, ये गलती थी या जानबूझकर किया गया एक खेल? शौर्य ने घूरकर नेत्राजी की ओर देखा। क्या ये सच है नेत्राजी? नेत्राजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? मैं तुम्हारी माँ हूँ, बेशक सोतेली ही सही, भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? विक्रम सिंघानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेत्रा, सच क्या है ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। मैं खुद इस बात की तहकीकात करवाऊंगा। नेत्राजी को अब एहसास हो गया था कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने शांत लहजे में कहा, अगर आपको मेरी नीयत पर शक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं विक्रम, आप जाँच करवा लीजिए, लेकिन जब सच सामने आएगा तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहेंगे। पीहू ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सच हमेशा देर से ही सही मगर सामने ज़रूर आता है नेत्राजी। देखते हैं ये खेल कब खत्म होता है। शौर्य अभी भी उलझन में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम सिंघानिया ने गहरी नज़र से नेत्राजी की ओर देखा और कहा, अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ निकला तो तुम जानती हो मैं किसी को नहीं बख्शता, चाहे वह कोई भी हो। नेत्राजी ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली थीं। नेत्राजी ने अपने गुस्से और बेचैनी को छिपाते हुए गहरी सांस दी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो जाँच करवा लो, लेकिन जब सच सामने आएगा तब क्या होगा? विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सच चाहे जो भी हो, मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। अगर तुम दोषी पाई गई तो उसके नतीजे भी भुगतने के लिए तैयार रहो। नेत्राजी ने अपने गले में पड़े हीरों के लॉकेट को हल्के से छुआ और बुदबुदाई, जो मैंने चाल चली थी अब वही मुझ पर उल्टी पड़ रही है, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है पीहू। उन्होंने एक नज़र पीहू की तरफ देखा, फिर मन ही मन बुदबुदाई, तुमसे इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगी पीहू, बस सही वक्त का इंतज़ार करना। पीहू ने उनकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक खेल अभी बाकी है, लेकिन याद रखना नेत्राजी, इस बार मैं कोई भी चाल नाकाम नहीं होने दूंगी। नेत्राजी ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठते हुए ठक ठक करती एड़ियों के साथ वहां से चली गई थी। पीहू ने खिड़की से बाहर झाँका, जहाँ शौर्य गार्डन में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। क्या शौर्य मुझ पर भरोसा करेगा या फिर अपने पुराने रिश्तों में उलझ कर रह जाएगा? विक्रम ने पीहू के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, डरो मत बेटा, सच की हमेशा जीत होती है। सुबह की हल्की धूप कॉलेज की बिल्डिंग पर पड़ रही थी। पीहू का दिल तेजी से धड़क रहा था। शादी के बाद ये उसका पहला दिन था जब वह वापस अपनी क्लास लेने जा रही थी। कॉलेज का माहौल वैसा ही था, भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर, हंसते मुस्कुराते स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की हलचल, लेकिन आज पीहू के लिए सब कुछ नया था। मैम, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट ने उसे देखते ही खुशी से वेलकम किया। पीहू हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुछ लड़कियों की कानाफूसी उसके कानों में पड़ी। अरे, ये तो शादी के बाद भी जॉब कर रही हैं, लगता है इनका हस्बैंड बहुत कूल होगा जो इजाज़त दे दी। पीहू ने अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली और क्लासरूम में कदम रखा। जैसे ही उसने अपनी जगह संभाली, कुछ स्टूडेंट्स ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैम, अब तो हमें आपकी शादी की स्टोरी सुननी है। हमें भी जानना है कि आपकी और शौर्या की शादी कैसे हुई।
पूरी क्लास हंसी में डूब गई थी। पीहू ने हल्का सा सिर हिलाया और किताब खोलते हुए कहा, अगर आज का टॉपिक पूरा हो गया तो सोचूंगी। ओह, अब तो हम डबल मेहनत करेंगे, किसी ने मजाक में कहा। और फिर पूरी क्लास हंस पड़ी थी। पीहू ने मुस्कुराकर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज़ दरवाजे पर गूंजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? पीहू ने चौंका दरवाजे की ओर देखा। वहाँ शौर्य खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की शरारत और मुस्कान थी। पूरी क्लास ओह कहकर शोर मचाने लगी। पीहू का अंदाज़ा नहीं था कि शौर्य उसे कॉलेज में आकर सरप्राइज़ देगा। उसने घबराकर उसकी ओर देखा, लेकिन शौर्य ने नज़रों ही नज़रों में उसे शांत रहने का इशारा किया। मैम, क्या ये आपके स्पेशल विजिटर आपकी परमिशन से अंदर आ सकते हैं? एक स्टूडेंट ने हंसते हुए पूछा। पीहू ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ आइए मिस्टर शौर्य, देखते हैं आप भी कुछ सीख सकते हैं या नहीं। शौर्य मुस्कुराते हुए अंदर आया और क्लास के पीछे जाकर बैठ गया था। स्टूडेंट फुसफुसाने लगे थे, भाई ऐसा हस्बैंड हर किसी को मिले, लगता है आज की क्लास स्पेशल होने वाली है। पीहू ने खुद को संभालते हुए पढ़ाना जारी रखा, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान ये साफ दिखा रही थी कि आज का ये दिन उसके लिए यादगार होने वाला था। शौर्य क्लास के पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी एंट्री के बाद से ही स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा उसी पर था। पीहू ने कोशिश की वह क्लास नॉर्मली कंटिन्यू करे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे और हंसी दबा रहे थे। तभी अयान ने हाथ उठाया। मैम, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पीहू ने बोर्ड की तरफ लिखते हुए कहा। हाँ पूछो। अयान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैम, ये बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रोफेसर का कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो क्या उसे अलग से पढ़ने का मौका मिल सकता है? पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी थी। पीहू ने कुछ सोचकर जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होगी जो क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं। पीहू ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया। तभी समीर बोल पड़ा, ओह तो इसका मतलब शौर्य भाई बहुत लकी हैं, उन्हें तो 24/7 एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगी, वो भी घर पर। शौर्य जो अब तक चुप था हल्की मुस्कान दबाते हुए बोला, सही कह रहे हो भाई, लेकिन देख लो कहीं ज़्यादा जलन हो रही हो तो स्पेशल ट्यूटर ढूंढ लेना। पूरी क्लास फिर से हंसी से गूंज उठी थी। पीहू ने गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ी किताब बंद कर दी। ठीक है, अब जिसे जो कहना है कह लो, क्योंकि अगर किसी ने लेक्चर के दौरान एक भी वर्ड कहा ना तो अगले टेस्ट में डबल नंबर कटेंगे आप सबके। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई थी। समीर और अयान एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, यार भाभी तो सिर्फ नाम की ही स्वीट है, असल में तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है। शौर्य ने पीहू को देखते हुए सिर झुका लिया था ताकि उसकी हंसी ना निकल जाए। पीहू ने बोर्ड की तरफ रुख किया। अच्छा, अब सब सीरियसली पढ़ाई करें या अगले हफ्ते से डबल असाइनमेंट दूँ? सभी स्टूडेंट ने एक सुर में कहा, नहीं मैम, हम अब ध्यान से पढ़ेंगे। शौर्य ने पीछे से पीहू को देखते हुए हल्की मुस्कान दी, मानो कह रहा हो, तुम्हारी क्लास तो वाकई मज़ेदार है पीहू। क्लास खत्म होते ही पीहू ने अपनी किताबें समेटी और स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। शौर्य अभी अपनी सीट पर बैठा हुआ उसे देख रहा था, मानो उसकी टीचर वाली साइड को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हो। अयान और समीर फिर से पीहू के पास आ गए थे। अयान, भाभी आज क्लास में आपने बहुत डांटा, लेकिन हम आपको माफ़ कर सकते हैं, बस एक शर्त पर। पीहू ने हाथ बांधते हुए कहा। और क्या है वो शर्त समीर? आपको आज हमें ट्रीट देनी होगी। आखिर प्रोफेसर बनने की खुशी में कुछ तो बनता है। हमें सुबह ही पता चल गया था कि आपका प्रमोशन हो गया है। शौर्य अब उन लोगों के पास आ गया था और हंसते हुए बोला, तुम लोग इसे प्रोफेसर नहीं सीधा भाभी कह रहे हो। अयान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब क्या करें भाई, इज्जत करने की आदत जो है। पीहू ने हल्की मुस्कान दी और स्टाफ रूम में चली गई थी। शौर्य ने भी उन्हीं आंखों से इशारा कर दिया था कि बाद में बात करेंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद शौर्य अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। जब पीहू कॉलेज के गेट से बाहर निकली उसने पल भर के लिए सोचा कि कैब बुला ले, लेकिन तभी शौर्य ने कार का दरवाजा खोला। बैठो, तो मैं घर छोड़ दूंगा। पीहू ने बिना बहस किए कार में बैठना ही बेहतर समझा। शौर्य ने ड्राइविंग शुरू की, लेकिन कुछ ही मिनटों तक दोनों चुप रहे। फिर शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे तुमने आज कमाल का हैंडल किया क्लास को। पीहू ने साइड देखते हुए कहा, सीरियसली? तुम्हारे दोस्त पूरे लेक्चर में मुझे चढ़ाते रहे हैं और तुम्हें मज़ा आ रहा था शौर्य? अरे मैं मज़े लेने के लिए नहीं देख रहा था, बल्कि ये समझ रहा था कि मेरी वाइफ कितनी प्रोफेशनल है। अच्छा, शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कार मोड़ी। हाँ, और मुझे तुम पर गर्व है पीहू, लेकिन घर में ये सख्ती मत दिखाना, वरना मेरी हालत भी अयान और समीर जैसी हो जाएगी। पीहू ने उसे घूरा। अच्छा बाबा, ज़्यादा ड्रामा मत करो। शौर्य ने नकली मासूमियत से कहा। ओह, अब मैं ड्रामा कर रहा हूँ? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है मैम जी। दोनों की नोकझोंक के बीच सफ़र कट गया था और कार मेंशन के सामने रुक चुकी थी। वैसे अब असली सवाल ये है कि डिनर कौन बनाएगा? आज तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हो तो ये जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, है ना पीहू? पीहू ने हैरानी से कहा, मतलब तुम किचन में एंट्री करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ जल जाए तो मुझे दोष मत देना। पीहू ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हंसते हुए मेंशन के अंदर चली गई थी और शौर्य वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी दुनिया बस इसी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती हो। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी कार लॉक करके अंदर आ गया था। रात को घर में हलचल मची हुई थी। हर जगह डेकोरेशन हो रही थी। गोल्डन और सिल्वर थीम के बैलून, फूलों की खूबसूरत सजावट और बीच हॉल में एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। पीहू सीढ़ियों से नीचे आई और ये सब देखकर हैरानी से रुक गई। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अचानक शौर्य उसके सामने आया और बिना कुछ कहे उसे बाहों में उठा लिया था। शौर्य, ये क्या कर रहे हो? पीहू ने घबराते हुए कहा, आज तुम्हारा दिन है मिसेस शौर्य,
शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे सीधा हॉल के सेंटर में ले आया था, जहाँ सब पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अयान, समीर, घर के बाकी लोग और पीहू के कुछ करीबी दोस्त वहाँ पहले से मौजूद थे। जैसे ही शौर्य ने पीहू को नीचे उतारा, सबने एक साथ चिल्लाया, कांग्रेचुलेशन प्रोफेसर पीहू। पीहू की आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी थीं। तुम सबने मेरे लिए ये प्लान किया है? शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, सिर्फ मैंने। मेरी वाइफ प्रोफेसर बनी है और उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन तो बनता है। अयान ने मजाक में कहा। हाँ, और हमें बस बुलाने की मेहनत की है भाभी इसने। सब हंस पड़े थे। पीहू की नज़र हॉल में रखे बड़े केक पर पड़ी, जिस पर लिखा था कांग्रेचुलेशन प्रोफेसर पीहू। शौर्य ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी अचीवमेंट को ऐसे ही जाने दूंगा? पीहू ने हल्की मुस्कान के साथ शौर्य की तरफ देखा और धीमे से कहा, थैंक यू शौर्य। शौर्य ने शरारती अंदाज में कहा, थैंक यू तो बाद में कहना, पहले केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। पीहू ने शौर्य के साथ केक काटा और सबने तालियां बजाईं। शौर्य ने सबसे पहले पीहू को केक खिलाया और बदले में पीहू ने भी उसे केक खिलाया, लेकिन तभी अयान और समीर ने शौर्य के चेहरे पर हल्का सा केक लगा दिया। अरे अरे, तुम लोगों ने ये क्या किया? शौर्य चौंक गया था। समीर ने हंसते हुए कहा, अब पार्टी का असली मजा आएगा शौर्य। शौर्य ने झट से थोड़ा सा केक उठाया और पीहू की तरफ बढ़ा, लेकिन पीहू पहले ही भाग चुकी थी। वह हॉल के दूसरी तरफ पहुंच गई थी और हंसते हुए बोली, नहीं पापा नहीं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। शौर्य ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बच नहीं सकती मैम, और उसके पीछे भागने लगा। तभी संध्या और रोहित, जो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, इस हलचल को देखकर हंस पड़े थे। संध्या ने हंसते हुए कहा, लगता है केक फाइट शुरू हो गई। रोहित, और हम बाहर खड़े रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। रोहित ने झट से केक का टुकड़ा उठाया और सीधा समीर के गाल पर लगा दिया। समीर ने चौंक कर कहा, ओए यार, ये क्या कर रहा है? रोहित ने शरारती अंदाज में कहा, बस शुरुआत थी भाई। इतना सुनते ही समीर ने भी पलटवार किया और रोहित पर केक लगा दिया। अब तो पूरा माहौल ही बदल गया था। पीहू बचने के लिए उधर उधर दौड़ रही थी। शौर्य उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ समीर, रोहित और संध्या एक दूसरे पर केक फेंक रहे थे। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो लड़कों की टीम ही खेल रही है, अब लड़कियां भी एंट्री ले रही हैं। ये कहते ही संध्या ने समीर पर केक उछाल दिया और सीधा उसकी शर्ट पर गिरा दिया। समीर ने मुंह बनाकर कहा, संध्या, ये जंग तुमने शुरू की है, अब भुगतना भी पड़ेगा। और फिर संध्या भागने लगी, जबकि समीर उसके पीछे था। इधर शौर्य ने आखिरकार पीहू को पकड़ ही लिया था और उसे पकड़कर हल्के से उसकी नाक पर केक लगा दिया था। पीहू ने हैरानी से कहा, शौर्य, तुमने सच में लगा दिया? शौर्य ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब बच के दिखाओ मुझे। पीहू ने भी बदले में उसकी शर्ट पर केक लगा दिया था और कहा, लो अब बराबर। सब लोग हंसते हुए इस प्यारी सी केक फाइट को एंजॉय कर रहे थे। केक फाइट और मस्ती में पूरा हॉल गूंज रहा था। सब एक दूसरे को केक लगाकर हंस रहे थे। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया था। दरवाजे पर खड़ी नेत्रा जी को देखकर सब शांत हो गए थे। उनकी मौजूदगी ने पूरे हॉल को एक अजीब सी गंभीरता फैला दी थी। उन्होंने अपनी पैनी नजरों से पूरे हॉल का मुआयना किया, फिर हंसते मुस्कुराते चेहरे, केक से सनी लोग और बीच में खड़ी पीहू, जिसके चेहरे पर अब भी हल्का सा केक लगा हुआ था। नेत्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी चाल में वही पुराना रॉयल अंदाज था, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ अलग था। बस बहुत हो गया तमाशा, उन्होंने हल्की लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा। सबने तुरंत खुद को संभाला। शौर्य ने भी अपने चेहरे से केक साफ किया और पीहू की तरफ देखा, जो अब तक शांत होकर खड़ी हुई थी। नेत्रा जी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपने गले से एक बेशकीमती हीरों का हार निकाला। उसकी चमक से साफ ये था कि वह साधारण गहना नहीं था, ये उनकी हैसियत और रुतबे और इरादों का प्रतीक था। वह सीधा पीहू के सामने आई और बिना कुछ कहे वह हार उसके गले में पहना दिया। पीहू ने चौंक कर उन्हें देखा, जबकि हॉल में मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे। यह है क्या? पीहू ने धीरे से पूछा। नेत्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी बहू के लिए है। एक प्रोफेसर बनना कोई छोटी बात तो नहीं होती, और आज तुमने इस परिवार का नाम रोशन किया है। यह मेरा आशीर्वाद समझो पीहू। शौर्य ने थोड़ा सरप्राइज होकर नेत्रा जी को देखा, फिर तंज कसते हुए कहा, क्या बात है नेत्रा जी, आपके दिल में इतना प्यार? बड़ी हैरानी हुई है देखकर। नेत्रा जी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी ठहराव भरी सख्ती थी। उन्होंने शौर्य की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, शौर्य, जब परिवार का कोई सदस्य कुछ बड़ा हासिल करता है तो गर्व महसूस करना नॉर्मल सी बात है। शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा अविश्वास झलक रहा था। उसने नेत्रा जी की तरफ झुकते हुए कहा, बिल्कुल, पर जब यह गर्व सिर्फ दिखावे से ज़्यादा और कुछ नहीं होता, तब समझ नहीं आता मुझे कि असली भावना क्या है। बातों में छिपी तलखी साफ थी, लेकिन नेत्रा जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला था। उन्होंने ठहर कर जवाब दिया, शौर्य, हर बात को शक की नज़र से देखना बंद करो, हर किसी के जज्बात पर छल नहीं होता। शौर्य हल्का सा हंसा, फिर एक नज़र पीहू पर डाली, जो अब तक चुपचाप खड़ी हुई थी। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, खैर, चाहे जो भी हो, आज का दिन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए खास है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मकाम तक पहुँचने के लिए मेरी पत्नी ने कितनी मेहनत की है। नेत्रा जी एक पल को उनकी तरफ देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया, बिल्कुल, बहू की मेहनत काबिल तारीफ है, लेकिन ये मत भूलना कि परिवार की परंपराएं और जिम्मेदारियां भी उतनी ही अहम होती हैं। शौर्य की मुस्कान हल्की पड़ गई थी। वह समझ गया था कि नेत्रा जी का इशारा सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं था, इसमें एक अलर्ट भी छिपा हुआ था। अब माहौल में एक अजीब सा तनाव था। पीहू, जो अब तक खड़ी हुई थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश की कि आज का दिन सिर्फ खुशियों का दिन है और मैं चाहती हूँ कि हम सब इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। शौर्य ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, आज का दिन किसी बहस के लिए नहीं बल्कि जश्न के लिए है। नेत्रा जी ने कोई और बहस नहीं बढ़ाई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी ठंडक थी, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन उन्होंने मन में सोच रखा हो कि अभी नहीं। संध्या ने फुसफुसाते हुए कहा, यह अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया? रोहित ने सिर हिलाया, यही तो सवाल है। पीहू की हल्की बेचैनी के बावजूद उसने जबरन मुस्कुराते हुए खुद को शांत किया।
लेकिन नेत्राजी की मुस्कान में छुपी हुई योजनाओं से वे पूरी तरह से अनजान थी। उनके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी। मैंने और विक्रम ने भी अपने कुछ खास दोस्तों को पार्टी में इनवाइट किया है। नेत्राजी ने एक्साइटमेंट से कहा, तुम लोग जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, बाकी पार्टी की तैयारियां मैं कर लूँगी। पीहू को उनकी आवाज़ में कुछ अलग सा महसूस हुआ था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शौर्य ने हल्के से उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए पीहू, तुम मुझे कुछ थकी थकी सी लग रही हो। नहीं शौर्य, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पीहू ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। 1 घंटे बाद पार्टी पूरे शबाब पर थी। हॉल में हर तरफ हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, सोशलाइट्स और विक्रम सिंघानिया के कुछ खास मेहमान मौजूद थे। महंगी वाइन्स और ब्रांडेड ड्रिंक्स के बीच माहौल बेहद शानदार था। नेत्राजी ने पीहू को नजर भरकर देखा। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक यह चमक पसंद नहीं थी। पार्टी पूरे शबाब पर थी, हर तरफ रौनक थी, लेकिन इस चमक दमक के बीच एक अनदेखी चाल बिछाई जा चुकी थी। नेत्राजी ने अपने खास मेहमानों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नजरें बार बार पीहू पर टिक रही थीं, जो शौर्य के साथ खड़ी होकर हल्की हल्की बातें कर रही थी। तभी नेत्राजी ने एक वेटर को इशारा किया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। पीहू के लिए मेरी खास पसंद की ड्रिंक लेकर जाओ, आज की पार्टी उसकी भी तो है, आज सबका ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए। शौर्य ने नेत्राजी की बात को सुना, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन पीहू के पास खड़ी संध्या को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पीहू ने ड्रिंक का ग्लास थामा और हल्के से मुस्कुराई। थैंक यू मम्मी जी, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और एक घूंट भर लिया। कुछ ही देर में पीहू को हल्का सा चक्कर आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच धीमी हो रही है, जैसे सब कुछ थोड़ा धुंधला सा हो रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। उसने शौर्य की ओर देखा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। तुम ठीक तो हो पीहू? शौर्य ने चिंतित होकर पूछा। हाँ शायद, पीहू ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी चाल में हल्की सी झिझक आ गई थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। वह खुद से बड़बड़ाई, लेकिन नेत्राजी ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अभी नहीं प्यारी बहू, पार्टी तो बस अभी शुरू हुई है, और आखिर तुम इस पार्टी की जान जो हो, तुम कैसे सभी मेहमानों को छोड़कर पार्टी से बाहर जा सकती हो? लेकिन पीहू लड़खड़ा रही थी। तभी नेत्राजी ने नकली चिंता जताते हुए कहा, अरे लगता है पीहू को ड्रिंक सूट नहीं कर रही, कोई इसे बैठा दो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, पीहू अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। शौर्य, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी नेत्राजी मुझसे नफरत करती है, उसने ऊंची आवाज में कहा। फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगी थी। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। विक्रम सिंघानिया की भौहें तन गई थी। पार्टी में मौजूद विक्रम सिंघानिया और उनके खास मेहमानों की नजरें अब पीहू पर टिक चुकी थी। पीहू, जो अब ड्रिंक के असर में थी, अचानक विक्रम के पास पहुंच गई और मजाकिया अंदाज में बोली, आपको पता है पापा जी, मेरी सास बहुत चालाक है, बहुत। हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। शौर्य ने तुरंत पीहू का हाथ थाम लिया। पीहू, तुमने कितना पी लिया है? लेकिन पीहू अब खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैंने तो बस एक ही ड्रिंक ली है, या शायद 2, पता नहीं। लेकिन सच बताऊं, ये पार्टी बहुत बोरिंग है शौर्य, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हॉल में मौजूद मेहमानों के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन थे, कुछ हैरान थे तो कुछ अनकंफर्टेबल। नेत्राजी अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए विक्रम सिंघानिया की ओर देख रही थी। उनका मकसद पूरा हो चुका था। शौर्य ने तुरंत पीहू को सहारा दिया और उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसने सख्ती से कहा। पीहू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अरे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। पीछे खड़ी नेत्राजी ने नकली अफसोस जताते हुए कहा, बेचारी पीहू, लगता है उसे ड्रिंक सहन नहीं होती। विक्रम सिंघानिया की आंखों में अब हल्की बेरुखी थी। उन्होंने सिर हिलाया और किसी और से बातचीत करने लग गए। उन्होंने एक नज़र पीहू को गौर से देखा, फिर शौर्य को उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया। नेत्राजी की आंखों में एक सर्द मुस्कान थी। शौर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था। पीहू, तुम ठीक हो ना? पीहू ने हल्का सा सिर झटका, लेकिन उसकी पलकों का भारीपन बढ़ता जा रहा था। उसके कानों में चारों तरफ की आवाज़ें धीमी पड़ने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन वह शब्दों में कह भी नहीं पा रही थी। संध्या, जो पास ही खड़ी हुई थी, उसने पीहू की हालत देखी और तुरंत शौर्य की ओर देखा। कुछ गड़बड़ है शौर्य, पीहू ड्रिंक के बाद ऐसा बिहेव नहीं करती। संध्या की बात सुनकर शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया था। उसने बिना कोई देरी किए पीहू से गिलास लिया और उसमें बची हुई ड्रिंक्स को गौर से देखा। कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी नेत्राजी ने मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। क्या हुआ पीहू, पार्टी एंजॉय नहीं कर रही हो? उनकी आवाज़ में चिंता थी, लेकिन आंखों में एक ठंडी चमक थी। शौर्य उनकी ओर गहरी नज़र से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने तुरंत एक वेटर को रोका। ये ड्रिंक किसने बनाई थी? वेटर घबरा गया था। सर ये खास तौर पर मैम के लिए ही तैयार करवाई गई थी हमसे। संध्या ने तुरंत पीहू का हाथ थामा, जो बैलेंस खोने लगी थी। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए शौर्य, हमें डॉक्टर बुलाना होगा। शौर्य पूरी तरह से सतर्क हो गया था। उसने झट से पीहू को अपनी बाहों में उठाया और वहाँ से जाने लगा। किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी के अभी, शौर्य ने गुस्से में हाइपर होते हुए कहा। लेकिन तभी नेत्राजी ने हल्के से कहा, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं शौर्य, शायद बस थकावट की वजह से। शौर्य ने उन्हें गुस्से से देखा। अगर ये सिर्फ थकावट होती तो मैं भी शांत रहता नेत्राजी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी नॉर्मल बात है। पीहू का सिर अब शौर्य के कंधे पर टिक चुका था।
उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर आ ही नहीं रहे थे। शौर्य की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि पीहू अब लगभग बेहोश ही हो रही है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। जल्दी से डॉक्टर बुलाओ प्लीज़, उसने एक बार फिर से कड़े शब्दों में कहा। इस बार उसका सब्र लगभग खत्म हो चुका था। संध्या ने तुरंत फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन फ़ोन की घंटी बज रही थी, पर किसी ने उठाया नहीं। संध्या ने घबराते हुए कहा, शौर्य, मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ, लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। शौर्य का चेहरा अब और भी गंभीर हो गया था। उसने पीहू के ठंडे पड़ते हाथों को महसूस किया और उसका माथा छूकर देखा, जिस पर अजीब सा पसीना था, लेकिन शरीर ठंडा होता जा रहा था। नेत्रा जी, आपकी भी तो तबीयत खराब थी ना? आपके डॉक्टर होंगे शायद। आपके डॉक्टर कहाँ हैं? मेरा डॉक्टर घर पर नहीं है, नेत्रा जी ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासीनता थी। शौर्य को उनका रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस अभी मुझे पीहू के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, इसलिए पूछा, शौर्य ने सख्ती से कहा, और पीहू को बाहों में उठाकर बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक पीहू ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली थी। शौर्य, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद कोई और सुन भी नहीं पाता। हाँ पीहू, मैं यहीं हूँ, उसने पीहू को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। शौर्य का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। पीहू, तुम होश में रहो। शौर्य का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। पीहू की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। पीहू, नहीं, होश मत खोना। नेत्रा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन तभी नेत्रा जी के फ़ोन पर एक मैसेज चमका। ये आपने सही नहीं किया मॉम, ऐसा करने से मैं वापस नहीं लौट आऊँगा। नेत्रा जी के चेहरे से जैसे खून उतर गया था। उनकी उंगलियां फ़ोन को कसकर पकड़ने लगी थी। शौर्य ने उनकी आंखों में झांका और पहली बार वहाँ डर था। मैसेज भेजने वाला शख्स आखिर कौन था? क्या नेत्रा जी ने किसी खोए हुए इंसान को वापस लाने की कोशिश में पीहू को बदनाम करने की साजिश की थी? शौर्य अब क्या करेगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।